कि समूह का गठन आंशिक रूप से योजनाबद्ध था। जांच के अनुसार भीड़ की उपस्थिति अचानक नहीं बल्कि पूर्व सूचना आधारित थी। संदेशों और वीडियो के विश्लेषण से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बागपत जिले के अंदर जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, अभी तक बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, बहुत सारी जांचें भी हो चुकी हैं। सीबीआई जांच भी हो रही है, पुलिस की जांच भी हो रही है, सारी जांचें हो रही हैं। और इसमें 2 या 3 बातें मैं आपको ऐसी भी बताऊं कि जिसे सुनने के बाद में शायद आपका दिल दहल जाए। वो बात यह है कि जिस वक्त मौलाना के बीवी बच्चों को कत्ल किया गया और जिस वक्त उनको मारा गया, उसके बाद में जब उनके शवों को, यानी जब उनकी डेड बॉडी को उनके ससुराल में जब ले जाया गया, तो वहां पर जब उनको दफनाया गया, दफनाने के बाद में उस वक्त मौलाना को ना तो नमाज जनाजा में शामिल किया गया और ना ही अपने बच्चों की कब्रों पर, अपनी बीवी की कब्र पर मिट्टी को डालने दिया गया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका साला ही था, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है और यहां पर आने की भी इजाजत नहीं है। इस केस के अंदर अभी तक बहुत सारे खुलासे भी हो चुके हैं और आगे भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। लिहाजा अब तक का जो सबसे बड़ा इसके अंदर खुलासा हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के हुआ है। क्या हुआ है इस वीडियो में देखेंगे, पूरी जानकारी इसके अंदर है। इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरा वॉच करके जाएं। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अब तक जितने भी सीसीटीवी खोजे गए, जो भी जांचें हुई हैं, वो कितनी हद तक सही बैठी और कितनी हद तक गलत बैठी हैं, और जो भी जांचें हो रही हैं आगे उनका क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या अंजाम निकलने वाला है। तो हमारे साथ में बने रहिए, पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल आरएन वॉइस पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। पुलिस ने 2 नाबालिगों को आरोपी बनाया, लेकिन परिवार कहता है हम जानते हैं ये सच नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना को न्याय मिले तो अभी कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर मौलाना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जांच में यह बात सामने आई कि जिस समय घटना हुई उसी समय मौलाना इब्राहिम के घर की सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई थी। बाद में फॉरेंसिक टीम ने उसका कुछ हिस्सा रिकवर किया। उस हिस्से में एक वयस्क व्यक्ति मस्जिद के परिसर में प्रवेश करता दिखाई दिया। यह तथ्य पुलिस की 2 नाबालिग आरोपियों वाली प्रारंभिक थ्योरी को सवालों में डालता है। यह मामला गंगनौली गांव की एक मस्जिद से जुड़ा है। उस दिन मौलाना देवबंद के एक धार्मिक कार्यक्रम में थे। घर पर उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 बेटियां सोफिया और सुमैया मौजूद थीं। मदरसे में पढ़ने वाले कुछ बच्चे रोज की तरह पहुंचे, लेकिन अंदर का कमरा बंद था। दरवाज़ा खटखटाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर की स्थिति संदिग्ध पाई गई और प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी सिस्टम की जांच की, पर सभी फुटेज हटाई जा चुकी थी। यह स्पष्ट नहीं था कि इसे तकनीकी खराबी से हटाया गया या किसी ने जानबूझकर मिटाई। कैमरों की हार्ड डिस्क को जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। प्रारंभिक जांच में 2 नाबालिग छात्रों के नाम सामने आए। पुलिस का दावा था कि इन छात्रों ने मौलाना से मिली सजा के कारण कुछ अनुचित करने की कोशिश की। पूछताछ में दोनों ने मस्जिद में जाने की बात स्वीकार की, लेकिन सटीक घटनाक्रम स्पष्ट नहीं था क्योंकि फुटेज अनुपलब्ध कवर किया गया। एक छोटा क्लिप सामने आया जिसमें दोपहर लगभग 2 बजे एक वयस्क व्यक्ति मस्जिद के मुख्य दरवाजे से अंदर जाता नजर आया। उसका चेहरा ढका था और वह सीधे परिवार वाले कमरे की दिशा में गया। वीडियो में उस व्यक्ति के हाथ में कोई वस्तु थी जो किसी उपकरण जैसी लग रही थी। वह कुछ मिनट बाद वापस निकला, पर कैमरे का कोण उसकी गतिविधि को पूरी तरह दर्ज नहीं कर पाया। इससे पुलिस की आरंभिक थ्योरी पर सवाल उठने लगे। छात्रों ने कहा था कि वे अकेले थे, तब इस तीसरे व्यक्ति की भूमिका का पता लगाना आवश्यक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार उस दिन मस्जिद के आसपास एक अनजान व्यक्ति देखा गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि फुटेज को हटाने की प्रक्रिया पेशेवर थी। इससे यह संकेत मिला कि घटना में किसी तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति की संलिप्तता हो सकती है। जांच आगे बढ़ते हुए केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई टीम ने क्लिप का विश्लेषण किया और पाया कि उस व्यक्ति का शारीरिक ढांचा और चाल गांव के किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाते। वह बाहरी व्यक्ति प्रतीत हुआ।
दोबारा पूछताछ में एक छात्र ने संकेत दिया कि उन्हें किसी ने इस कार्य के लिए उकसाया था। हालांकि नाम बताने से उसने इनकार किया। क्लिप में दिखा कि संदिग्ध व्यक्ति के फोन पर कॉल आई थी, जिससे कुछ निर्देश मिलने की संभावना जताई गई। इससे यह अनुमान उठने लगा कि मामले के पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। सीबीआई ने चेहरे की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। चेहरा ढका होने के बावजूद आंखों और व्यवहारिक संकेतों से कुछ समानताएं मिली। जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना का जमीन विवाद को लेकर किसी व्यक्ति से मतभेद चल रहा था। वही व्यक्ति संदिग्ध से मेल खाता प्रतीत हुआ। छात्रों ने बाद में कहा कि उन्हें इस दिशा में भटकाया गया था और पूरी योजना किसी बड़े व्यक्ति की थी। इस खुलासे के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मामला केवल 2 नाबालिगों का कार्य नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित साजिश का हिस्सा था। जैसे जैसे फोरेंसिक टीम ने और डेटा रिकवर किया, यह तथ्य सामने आया कि उसी व्यक्ति ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की। इससे स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच पर प्रश्न उठे। क्या केस को जल्दबाजी में सीमित किया गया था? आखिरकार संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसी ने नाबालिगों को उकसाया था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इसके पीछे संपत्ति से जुड़ा एक पुराना विवाद था। क्लिप के रिकवर होने से यह समझ आया कि अगर वह डेटा ना मिलता तो सच्चाई उजागर नहीं हो पाती। जांच अभी भी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच की दिशा बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार घटना में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग उपकरणों के उपयोग के प्रमाण मिले। विश्लेषण में यह भी सामने आया कि घटनास्थल पर एक अतिरिक्त नमूना मिला जो किसी अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत देता था। इस निष्कर्ष ने यह संभावना जताई कि वहां चौथा व्यक्ति भी मौजूद हो सकता था। गंगनौली गांव की घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, मौलाना की पत्नी और 2 बेटियां। रिपोर्ट में दर्ज चोटों के प्रकार अलग अलग थे। एक उपकरण से बने निशान सटीक थे, जबकि दूसरे से बने निशान अपेक्षाकृत चौड़े थे। इससे यह प्रश्न उठा कि क्या इस घटना में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे या योजना में बदलाव हुआ था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि सबूतों की दिशा और स्वरूप से प्रतीत होता है कि यह घटना तेजी से पर योजनाबद्ध तरीके से हुई। विश्लेषण में पाया गया कि धातु के सूक्ष्म कण 2 अलग अलग संरचनाओं के थे। यह संकेत देता था कि 2 स्वतंत्र उपकरणों का प्रयोग हुआ। परिवार की ओर से कहा गया कि उस दिन एक रिश्तेदार वहां मौजूद था जो अब लापता है। पुलिस ने इस दावे की जांच शुरू की, मगर घटनास्थल से उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रिपोर्ट में उल्लेख आया कि घटनास्थल से मिले नमूनों में 3 से अधिक व्यक्तियों की पहचान के संकेत हैं। डीएनए विश्लेषण में पाया गया कि एक नमूना परिवार के किसी सदस्य से मेल नहीं खाता था, जिससे चौथे व्यक्ति की उपस्थिति की संभावना बढ़ी। उसी समय सीबीआई ने जांच का कार्य संभाला और पोस्टमार्टम तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया। आसपास के क्षेत्र से मिले निशानों से यह संकेत मिला कि कोई व्यक्ति वहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। परिवार ने दावा किया कि एक रिश्तेदार उस दिन मिलने आया था और उसके बाद संपर्क में नहीं आया। एजेंसी ने उसके मोबाइल के लोकेशन डेटा की जांच की, जिससे पता चला कि वह घटना के समय उसी इलाके के आसपास था। इसके बाद उसका मोबाइल सिग्नल बंद हो गया। साथ ही उसी दिन मस्जिद के बाहर एक वाहन देखा गया था, जिसकी जांच ने केस को नए आयाम दिए। वाहन के लोकेशन रिकॉर्ड से राजनीतिक संबंधों की दिशा में भी संकेत मिले। फोरेंसिक विश्लेषण से यह पता चला कि दोनों उपकरणों से हुए निशान एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर बने। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे योजना में बीच में बदलाव हुआ हो। छात्रों के बयान रिपोर्ट के साक्ष्यों से पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि घटनास्थल से दूर क्षेत्र में कुछ भौतिक साक्ष्य पाए गए, जिनका संबंध परिवार के लापता रिश्तेदार से बताया गया। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि लापता व्यक्ति वहां मौजूद था और संभवतः किसी प्रकार से प्रभावित हुआ। डिजिटल जांच में छात्रों के मोबाइल से एक संदेश मिला, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति के निर्देश दर्ज थे। इससे यह संकेत मिला कि घटना की योजना केवल स्थानीय नहीं थी, बल्कि किसी बाहरी समन्वय के तहत बनी थी। जैसे जैसे साक्ष्य जुड़ते गए, स्पष्ट हुआ कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया चौथा व्यक्ति या तो प्रत्यक्षदर्शी था या घटनास्थल से जुड़ा हुआ। इन निष्कर्षों ने यह दर्शाया कि मामला केवल व्यक्तिगत मतभेद का नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रयास का हिस्सा था। जांच टीम ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी ली, जहां उन्हें
लापता व्यक्ति से संबंधित कुछ संकेत मिले। प्रारंभिक साक्ष्य सीमित थे, लेकिन डीएनए परीक्षण ने इस बात की पुष्टि की कि कुछ नमूने उसी के थे। इन निष्कर्षों से केस की रूपरेखा पूरी तरह बदल गई। अब यह स्पष्ट था कि घटना में शामिल व्यक्तियों की संख्या और उपयोग किए गए उपकरण दोनों पहले अनुमान से अधिक थे। केस अब पूर्ण रूप से योजनाबद्ध अपराध की दिशा में जाता प्रतीत हो रहा था। सीबीआई की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि पूरी घटना के पीछे किसी पुराने विवाद की मुख्य भूमिका थी। जांच अब उस दिशा में केंद्रित थी कि असली योजना किसने बनाई और इससे किसे लाभ हुआ। घटना की रात जब प्रशासनिक टीम स्थल पर पहुंची तो क्षेत्र में पहले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों की भीड़ के कारण जांच प्रक्रिया को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित हुई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समय पर सहायता लेकर इसे संतुलित किया। शुरुआती रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि 29 लोगों की पहचान की गई, जबकि लगभग 60 अन्य लोग अज्ञात थे। जांच का प्रमुख प्रश्न यही बना रहा, इतनी जल्दी इतनी संख्या में लोग कैसे पहुंचे और जानकारी किन माध्यमों से फैल गई। उस शाम गांव में घटना की खबर तेजी से फैल गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि तत्काल कार्रवाई उचित नहीं होगी, जिससे जांच के प्रति संदेह की स्थिति बनी। प्रशासनिक टीम ने संवाद स्थापित कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोग भ्रमित थे, जिससे वातावरण अस्थिर दिखा। आगे की जांच में पाया गया कि कई मोबाइल फोनों से समान संदेश प्रसारित किए गए थे, जिनमें घटनास्थल पर पहुंचने या सूचना साझा करने की अपीलें थीं। तकनीकी विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि ये संदेश लगभग एक ही समय पर भेजे गए, जिससे यह संभावना बनी कि आयोजन कुछ हद तक समन्वित था। फॉरेंसिक टीम ने रिकॉर्डिंग्स का विश्लेषण कर पाया कि भीड़ में कुछ चेहरे स्थानीय नहीं थे। यह संकेत जांच को नए दिशा में ले गया। सीबीआई के आने के बाद जांच केवल अव्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस पर केंद्रित हुई कि सूचना कैसे और क्यों फैली। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ स्थानों पर पहले से ही यह धारणा फैल चुकी थी कि जांच पक्षपाती होगी। यही गलतफहमी लोगों के बीच असंतोष का कारण बनी। विस्तृत जांच में मिले वीडियो साक्ष्यों में भीड़ के कुछ सदस्यों को दिशा सूचक गतिविधियां करते हुए देखा गया। पैटर्न से प्रतीत हुआ कि समूह में कुछ लोग दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे थे। तकनीकी टीम ने कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें कुछ नेटवर्क टावर गांव से बाहर स्थित पाए गए। इससे बाहरी समन्वय की संभावना शामिल की गई। करीबी पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोग प्रशासन की निष्पक्षता पर भ्रमित थे और कुछ व्यक्तियों ने इस असंतोष का उपयोग किया। इसी बीच एक वीडियो में दिखा व्यक्ति लगातार फोन पर संपर्क में था, जो बाद में एक पुराने विवाद से जुड़ा पाया गया। इससे यह संभावना बनी कि समूह का गठन आंशिक रूप से योजनाबद्ध था। जांच के अनुसार भीड़ की उपस्थिति अचानक नहीं, बल्कि पूर्व सूचना आधारित थी। संदेशों और वीडियो के विश्लेषण से यह संकेत मिला कि घटनास्थल की स्थिति स्वाभाविक भीड़ के बजाय निर्देशित प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अराजकता का उद्देश्य मुख्य जांच को प्रभावित करना था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब केवल अप्रत्याशित प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि किसी रणनीति का परिणाम प्रतीत हुआ। अंततः प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की। कुछ लोगों को पहचान के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया, जबकि अन्य की पहचान तकनीकी विश्लेषण से जारी रही। घटना के बाद मृतका के भाई और मौलाना के साले ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए कि क्या पुलिस ने नाबालिगों से सही प्रक्रिया का पालन किया। परिवार के अनुसार असली आरोपी अभी भी बाहर हो सकते हैं और इस घटना के पीछे जमीन या धार्मिक विवाद हो सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में साले ने कहा कि पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की प्रक्रिया में कुछ दबाव बनाया था और परिवार का मानना था कि नाबालिगों की उम्र की वजह से वे दबाव में गलत बयान दे सकते हैं। इसके बावजूद मामले के असली पहलू छिपे रह गए। यह भी बताया गया कि पूछताछ के दौरान नाबालिगों के माता पिता मौजूद नहीं थे, जो जांच प्रक्रिया की सामान्य शर्तों के विरुद्ध था। एक छात्र ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कहा था कि कबूल करना लाभकारी होगा। परिवार ने इस बयान की ईमानदारी पर सवाल उठाया। जांच के दौरान परिवार ने पुराने जमीन विवाद का हवाला दिया। मौलाना इब्राहिम मदरसे की जमीन के संबंध में विवाद चल रहा था, जिसमें कभी कभी धार्मिक रंग भी आ जाते थे।
प्रारंभिक जांच में इस पहलू को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद में इसे जांच में शामिल किया गया। परिवार ने बताया कि मौलाना को धमकियां मिली थीं, जिन पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। सीबीआई ने वीडियो और परिवार से मिली जानकारी के आधार पर नाबालिगों से पुनः पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपनी घबराहट जताई। परिवार ने यह भी बताया कि हत्या की साजिश में कुछ लोग धार्मिक विवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जो अपने हितों के लिए माहौल खराब कर रहे थे। जांच में यह पाया गया कि मदरसे के आसपास कुछ संदिग्ध लोग थे जो पुराने विवाद को उग्र बनाना चाहते थे। छात्रों ने फिर स्वीकार किया कि कुछ बाहरी लोगों ने उन्हें इस मामले में प्रेरित किया था, पर नाम बताने से इनकार किया। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें आगे रखा ताकि असली दोषी बच सकें। जांच में आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने मदरसे की जमीन विवाद से जुड़ा एक व्यक्ति को बुलाया। प्रारंभ में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दबाव बढ़ने पर उसकी भूमिका स्पष्ट हुई। परिवार का कहना था कि यदि पुलिस ने शुरुआत में उचित ध्यान दिया होता तो नाबालिगों पर दबाव नहीं पड़ता। छात्रों ने कबूला कि डर के कारण उन्होंने बयान दिए। मामला एक गंभीर सवाल छोड़ता है, क्या जल्दबाजी में जांच के कारण असली अपराधियों को बचाने का मौका मिला? 11 अक्टूबर 2025 को सीबीआई को मिली एक नई वीडियो क्लिप ने जांच की दिशा बदल दी। क्लिप में मस्जिद के पीछे एक कम उपयोग किए जाने वाले रास्ते से कई लोगों के अंदर और बाहर जाते दिखने के प्रमाण थे। ये सबूत पुलिस रिपोर्ट में नामित 2 नाबालिग छात्रों से बढ़कर एक व्यापक और संगठित योजना की ओर संकेत करता है। वीडियो की जांच से पता चला कि एक सफेद स्कूटर पर 3 लोग, एक बड़ा पुरुष, एक लड़की और एक लड़का, मस्जिद के पीछे के रास्ते से जबरदस्त सावधानी के साथ अंदर जा रहे थे। चेहरों की पहचान स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनकी चाल और कद इस बात की ओर इशारा करते थे कि बड़े पुरुष को उस क्षेत्र की अच्छी समझ थी। जांच में झात हुआ कि रास्ता सामान्यतः बंद रहता था, पर उस दिन वह खुला था। सॉफ्टवेयर की सहायता से क्लिप में छायाएं स्पष्ट हुईं, जिनमें 3 व्यक्ति शामिल थे। ये छायाएं नाबालिग छात्रों या किसी तीसरे सहयोगी की हो सकती हैं, जो जांच से बचने की कोशिश कर रहा था। मस्जिद के पीछे एक काली गाड़ी देखी गई, जिसमें 4 लोग थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। गाड़ी की संख्या ट्रेस करने पर पता चला कि यह एक पुराने विवाद से जुड़े बाहरी संदिग्ध से जुड़ी थी। जांच में यह भी पता चला कि मस्जिद का पीछे का रास्ता अंदर से खोला गया था, क्योंकि ताला टूटा हुआ था। लोग मिलकर कार्य कर रहे थे, कोई दरवाजा खोल रहा था, कोई अंदर प्रवेश कर रहा था, जबकि तीसरा बाहर निगरानी कर रहा था। यह व्यवस्था एक स्पष्ट योजना का प्रमाण है। वीडियो क्लिप से पता चला कि कुछ लोग सामान लेकर गाड़ी की ओर जाते थे। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि संभवतः यह सामान हत्या से जुड़ा हो सकता है। आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज से झात हुआ कि गाड़ी गांव से बाहर रुक रुक कर जा रही थी। इन सब साक्ष्यों ने यह कहा कि मामला एक संगठित अपराध की ओर इशारा करता है, जिसमें कई लोगों ने मिलकर योजना बनाई। वीडियो को पूरा वॉच कर ही लिया होगा। इसके अंदर खुले तौर पर यह बताया गया है कि यह सोची समझी साजिश भी है, और जो बच्चों के ऊपर इस चीज को कहा गया है कि इन बच्चों ने किया है, तो पुलिस ने, जैसे वीडियो में आपने देख लिया होगा, जैसा बताया गया है कि उन बच्चों के ऊपर दबाव डाला गया कि आपको, अगर ऐसा आप करते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, यानी अच्छा होगा। सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं अभी भी, कि जैसे गाड़ी का देखना, स्कूटी का देखना, और आपका अंदर के तरफ से दरवाजे का खुलना, और फिर वहां पर मतलब एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जो आप लोगों ने देखा है, इसके अंदर आपकी समझ के तहत यह मामला कहां तक, किस हद तक ठीक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ऑल पे करके रखें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर जानकारी की खबर लेते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।